दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम आज जिस खबर में बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, उसको वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको जरा आज पूरे कार्यक्रम को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम ये देखते हैं और हमको ये दिखाया भी जाता है बड़े बिल्कुल एक आयोजनबद्ध मतलब प्लानिंग के साथ इसको जो है हमको दिखाया जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो दुनिया में कितनी इज्जत रखते हैं, दुनिया में कितनी पॉपुलैरिटी है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे जितने भी रैंकिंग वाले सब आते हैं सर्वे, तो कहा जाता है कि उनका जो रैंकिंग सबसे ऊपर है, सबसे लोकप्रिय नेता है। और उसमें एक एक चीज जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कॉमन है हर उनके विदेश प्रवास में, वो ये होती है जो अभी भी हमने ऑस्ट्रेलिया वाले प्रवास में भी देखी कि वहां जब जाते हैं तो उस देश में जो इंडियन डायस्पोरा होता है, इंडियन डायस्पोरा मतलब कि जो भारतीय जो नागरिक वहां बस चुके हैं, वहां काम कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वो लोगों का समूह जो होता है उनके साथ उनका एक गेट टुगेदर जो है बिल्कुल होता है। वो बड़ा भव्य होता है। वहां आपको जो है वो उनके नारे जो है वो बिल्कुल आपको जोर शोर से सुनाई देते हैं और एक ऐसा दृश्य निखर के सामने आ जाता है कि हमको लगता है, सबको लगता है और ये बताया भी जाता है बिल्कुल ठोक बजा के सबके दिमाग पर जो है वो ये कि भाई देखिए कितने लोकप्रिय हैं और कितना जो है इनका मान सम्मान है वहां बाहर है। और बाहर कौन आपको कर रहा है, ये जो चीयर अप कर रहा है, कौन कर रहा है? वही लोग हैं जो भारत से वहां गए हुए। भारत से जो लोग गए उनमें से भी गुजरात से लोग कितने, ये भी एक बहुत बड़ा एक आकलन करने का एक मुद्दा हो सकता है। हमने आज पूरे कार्यक्रम में आप जो करेंगे हम इसमें ये कोशिश करने वाले हैं कि ये जो विदेश यात्राएं जो अब तक बताया जा रहा है कि कुछ अगर कोरोना काल बीच में जो 2.5 साल तकलीफ वाला हुआ, अदरवाइज वो नहीं होता तो कुछ और ही आंकड़ा होता। लेकिन अभी तक जो है कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले अगर गिन ले तो कुछ 67 कंट्रीज हैं जहां पे हमारे प्रधानमंत्री घूम के आ गए हैं। उस पर क्या क्या खर्च हुआ है वो भी अलग मामला है पूरा एक उनके विदेश यात्रा को लेकर। और उन विदेश यात्राओं के बाद 67 कंट्रीज की विदेश यात्राओं के बाद हमारे देश को क्या हासिल हुआ है वो भी एक बड़ी अलग से चर्चा का विषय हो जाता है। लेकिन आज हम ये जो मिथक है, ये जो बड़ा एक जैसे दंत कथा बना के रख दी गई है ना कि कितनी बड़ी लोकप्रियता, कितने लोग स्वयं को आ जाते हैं और ये पूरा जो तामझाम है, उसके पीछे का जो सच है वो समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी वो बताने की, ताकि आप इसको खुले मन से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। तो इसीलिए हमने बातचीत करने के लिए हमने आज जो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे विनीत नारायण जी, जो हमारे साथ बहुत 3-4 बार अब तक तो आ चुके हैं, आप सब परिचित हैं उनसे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनको मैं जोड़ता हूँ मेरे साथ। और इस मुद्दे पर मैं चाहूंगा कि अब विनीत जी जो है इस पूरी प्रस्तावना उन्होंने सुनी हुई है, तो अब वो रोशनी डाले कि उनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस पूरे जो हमने बात कही इसको लेकर। विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मयूर, आश्चर्य तो होता था सबको कि प्रधानमंत्री जी को जिस तरह का रिस्पांस विदेशी यात्राओं में दिखाया जाता है और जिसको देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बढ़ चढ़ के दिन रात हाईलाइट करता है, उस पर तथ्य क्या है? आपने भी इसके बारे में खोज की होगी और हमारे भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है, हमने भी दुनिया घूमी है, तो इस पर थोड़ा अध्ययन किया। अब इतने तो संसाधन है नहीं कि हर चीज के वेरिफिकेशन के लिए डेटा प्रोसेसिंग पे जाया जाए, पर जो विश्वसनीय संपर्क है, जो उन शहरों में रहते हैं, उन देशों में रहते हैं, उनसे बातचीत के आधार पर कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो पहले तो मैं उन सूचनाओं को आपके दर्शकों से साझा करना चाहूंगा और फिर इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण के तौर पर जो सबसे ताजा यात्रा ऑस्ट्रेलिया की हुई, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 12 चार्टर्ड हवाई जहाज भारत से गए चीयर लीडर्स को और लोगों को इस मोदी जी के इस निजी कार्यक्रम में शिरकत कराने के लिए। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि सिडनी में जो 20,000 लोग आए मोदी जी के कार्यक्रम में, उसमें 16,000 गुजराती थे और 4,000 दूसरे लोग थे। इसके पहले जब हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था ह्यूस्टन में और जिसमें 80,000 लोग आए बताए गए थे, उसमें 75,000 लोग गुजराती थे और मात्र 5,000 लोग दूसरे थे। अब सवाल है कि इतने सारे लोग जो दुनिया में सफल है, अपने कारोबार में व्यस्त है,
क्या वो वास्तव में इतने उत्साहित है कि वो अपने खर्चे पर उड़कर सिडनी पहुंच रहे हैं या ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं, अपने खर्चे पर होटल बुक कर रहे हैं, अपने खर्चे पर रह खा रहे हैं। अब मेरे पास कोई कंफर्म करने का जरिया इस वक्त नहीं है, लेकिन बहुत ही विश्वसनीय लोगों से पता चला है कि सारे आयोजन का पूरा ये प्रायोजित रहता है और इसे बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा किया जाता है लोगों को लाने में। जैसे भारत में रैलीज का होता है कि भाई बस में ला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब वो इतने बड़े स्तर के लोग हैं, मतलब सब आर्थिक रूप से, कि उनके लिए होटल और हवाई जहाज और ये सब, तो ये सब व्यवस्थाएं की जा रही। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन खर्च कर रहा है, एक बड़ा विचार करने का विषय है। इसी के साथ एक बात और है कि ये जो संसद यात्राएं आपने बताई, इन यात्राओं में कहा गया कि साहब मोदी जी की इमेज इतनी बड़ी है, ऐसी न भूतो न भविष्यति, ऐसी इमेज कभी किसी की नहीं। जैसे अमेरिका के बारे में कहा गया जब अमेरिका गए थे कि साहब आज तक अमेरिका में ऐसा किसी प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ जैसा मोदी जी का ट्रंप ने या बाइडेन ने स्वागत किया। बाइडेन का तो पता ही है कि पहली बार तो कितना उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिखाया था मोदी जी को, और दोबारा। अब यहां मैं दो बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, आप किसी दुकानदार पर जाएं कुछ खरीदारी करने, एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं, पुराना किस्सा है लखनऊ का, अमीनाबाद का बाजार लखनऊ का। एक नवाब साहब अपनी घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे और एक टोपी बेचने वाला, कसीदाकारी कड़ी टोपी बेचने वाले की दुकान थी, उसको सुबह से भी ग्राहक नहीं आया था। उसने दुकान पर बैठे बैठे आवाज लगाई और उसने कहा, नवाब साहब क्या बात है, क्या जलवा फरोशी है। नवाब साहब उतर के दुकान, अरे साहब ये शेरवानी, आहा, और ये कुर्ता, अरे काढ़ने वाली ने अपना कलेजा रख दिया है, और ये जूती सरकार लगता है पेशावर से मंगाई है आपने। पूरी तारीफ कर दी और उसके बाद क्या कहते, हुजूर ये शख्सियत और ये टोपी गुस्ताखी माफ हो, जब नहीं रही। अच्छा भाई बरहमदार, आप बताएं क्या सरकार इजाजत हो तो मैं आपको टोपी पेश करूं, और उसने अपनी टोपी बेच डाली। तो इस तरह का जो इस्तकबाल, इस तरह का जो स्वागत, इस तरह के गले लगना और झप्पी पाना, और कोई बॉस कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, ये सब मार्केटिंग गिमिक है। आप साड़ी की दुकान में जाते हैं तो जब देख लेता है कि आपकी पत्नी साड़ी खरीदने वाली है तो कोका कोला चाय फौरन आ जाती है। आता है, होता है कि नहीं होता, पूरे देश में होता है। तो जब आप अपने देश की कीमत पर उनको व्यापार देंगे, उनको ऑर्डर देंगे, चाहे डिफेंस के हों, चाहे एविएशन के हों, चाहे और, तो जाहिर है कि वो लोग आपका इस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको तो ग्राहक मिल रहा है और उनके देश में इससे रोजगार पैदा हो रहा है। इससे हमें क्या मिल रहा है, हमारे देश को क्या फायदा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब एक देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए मोदी जी के अभी पिछली यात्रा में। सबको पता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी छवि बेहद खराब है। ऐसा व्यक्ति मोदी जी के पैर छुए और नेशनल मीडिया उसको बार बार हाईलाइट करे, इससे क्या छवि बन रही है, छवि बिगड़ रही है। एक भ्रष्ट आदमी आपके पैर छू रहा है और उससे आपकी छवि बन रही है कि बिगड़ रही है। तो ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा मुद्दा है कि ये सब आयोजन करने की, और खासकर अभी जो ये हाल की ट्रिप हुई है, ये सब करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। अब कर्नाटक में मोदी जी ने जम के प्रचार किया और आपने वो वीडियो क्लिप देखे होंगे कि केंद्रीय कृत भंडार में गेंदे की पत्तियां और फूलों की पत्तियों के पहाड़ लगे हुए थे और वहां पैकेट बन बन के बट रहे थे। ये आज की यहाँ की बात नहीं है। जब नॉमिनेशन फाइल करने काशी गए थे, उसके बाद जितनी बार गए, कि जहां जहां गए हैं वहां इसी तरह करोड़ों रुपए का फूल खरीद के और मोदी जी को बरसाया जाता है। अब क्या समझते, जो आज आम जनता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कशमश कर रही है, महंगाई हो रही है, उसके पास इतना टाइम है कि वो करोड़ों रुपए के फूल खरीद के मोदी जी बरसाएगी। अरे लोग मंदिर में जाते हैं तो अपनी हैसियत से 2-5 रुपए के फूल लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। बड़े आदमी पैसे वाले लेते होंगे, आम आदमी कहाँ, अब हम जैसा आदमी भी 5-10 रुपए की फूल लेता है, माला लेता है। ये करोड़ों रुपए का फूल एक एक यात्रा बखेरा जाता है, सड़क भर जाती है, तो ये भी प्रायोजित है। अब इतना कुछ करने के बाद जो कर्नाटक में परिणाम आया वो तो बहुत ही हताशा वाला था। यहाँ मयूर जी ये बात याद रखिए कि मोदी जी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने विधानसभाओं के चुनावों में इस तरह प्रचार नहीं किया, गली गली मोहल्ले का। कल 1 या 2 रैली करते थे और प्रांतीय चुनाव प्रांतीय नेताओं को छोड़ दिया। अब मोदी जी ने जम के बंगाल में किया, कोई फायदा नहीं हुआ, बिहार में किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कर्नाटक में किया, कोई फायदा नहीं हुआ, अनेक राज्य। तो आप इतना ज्यादा, दिल्ली के चुनाव में
5-5 रैली करी दिल्ली में, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि आपके पास ना तो कुछ डिलीवरी करने का मसाला है कि आपने क्या करके दिखाया है, और ना आपकी बातों में वो आकर्षण रह गया, क्योंकि कई बार जुमले आप कह चुके कि 15 लाख भी जुमला था और 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और तमाम जितनी सारी बातें, इतनी स्मार्ट सिटी बन जाएंगे और हर एक घर में बाथरूम होगा और किचन होगा और बिजली होगी और टॉयलेट, सारी बातें तो आप कहने का आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने 9 साल में कुछ करके दिखाया नहीं उस तरह से, उस लेवल पे जो आपने आश्वासन दिया था। तो अब रह गया कि साहब मोदी जी की पॉपुलैरिटी को भुनाया जाए। अब मैं एक और दूसरी बात करना चाहता हूं कि एनआरआई अपने पैसे से आ रहे हैं या स्पॉन्सर्ड पैसे से आ रहे हैं, उसमें 90% गुजराती हैं, 10% दूसरे हैं, ये सब बात हम कर चुके। अब एक और बात है, ये कौन एनआरआई है? ये वो एनआरआई है जो भारत के संघर्षों के वर्षों में, जब भारत विकास के रास्ते पर चल, उस वक्त देश को छोड़ के चले गए, सस्ती कीमत पर पढ़ाई पढ़ी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईआईएम में, और जाकर विदेशों में कमाई करी और अपने संपत्ति, कोई हमें उनसे द्वेष नहीं है, हम भी जाते हैं तो हमारा भी वो स्वागत ही करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वो कैटेगरी ऑफ एनआरआईज है जो अपना रेमिटेंस भेजती है भारत में? नहीं, ये रेमिटेंस नहीं भेजते। रेमिटेंस कौन भेजता है? कमाई करके भारत में विदेशी मुद्रा कौन भेजता है? जो खाड़ी में मजदूर काम कर रहे हैं, जो नर्सें काम कर रही हैं, जो और देशों में कर रहे हैं, या जो ठेके लेके काम कर रहे हैं, वो भेजते हैं। जिन लोगों से ताली बजवाई जा रही है, ये तो वो लोग हैं जो भारत को भारत की बगाली पे छोड़ के भाग गए और आज संपन्न हो गए, तो वहां बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं कि साहब मोदी से महान कोई प्रधान। ठीक है, मोदी एक व्यक्ति है, आप भी एक व्यक्ति, मैं भी व्यक्ति हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इन लोगों की रहने, और एक बात बताना चाहता हूं, मेरा अनुभव है अपना, क्योंकि मेरे भी तमाम रिश्तेदार सबके ही होते हैं हिंदुस्तान में, 50 फैमिलीज अमेरिका में। ये लोग क्या करते हैं जानते हैं? जब माँ बाप यहाँ रहते हैं तो उनको ले जाना नहीं चाहते, ले जाते हैं तो उनसे हाउसकीपिंग कराते हैं, बच्चे रखवाते हैं, वो बेचारे दुखी होके बोर होके आ जाते हैं, उनको मिनिमम मेंटेनेंस पैसा देते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा बटोर के चले जाते हैं। तो बजाय आप एक एक घर गांव में देख लीजिए, जो लोग एनआरआई विदेशों बस गए, उन्होंने क्या डेवलपमेंट, कितना उन्होंने चैरिटी में खर्च किया है, कितना एजुकेशन में किया है, कितना, एक मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, कुछ लोग हैं अपने अपने राज्यों में, पर वो इक्का दुक्का है, इन मास कोई ऐसा काम नहीं किया। अब उन एनआरआई से तो आप ताली बजवा रहे हैं, और जो भारतीय आपको वोट देंगे, जो भारतीय अपनी जिंदगी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे आप डायलॉग ही नहीं करना चाहते, उनको आप खाली मन की बात सुनाते। अरे अगर आपको ऐसी रैलियां करनी है तो उस रैलियों का प्रारूप बदलिए, आप हर प्रांत में रैली करिए, खूब लोग आएंगे, और उनसे कहिए भाई अपनी समस्या मेरे आगे रखो, जैसे अशोक मौर्य किया करते थे। राजा अशोक मौर्य घूम घूम के दौरे करके लोगों की जन भावनाओं को जानने की कोशिश करते थे। तो जनता दरबार लगाइए तो पता चले कि भाई आप लोगों में लोकप्रियता है, फूल आप बंटवा रहे हैं, चीयर लीडर आप पहुंचा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी आप करवा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो आपका कंट्रोल गुणगान कर रहा है। ये क्या यथार्थ है? क्या पॉपुलैरिटी का यथार्थ है? एक बड़ा भारी प्रश्न। और मैं इसमें ये जोड़ना भी चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब तक वो गुजरात में थे मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई, तो मैंने, क्योंकि मैं फील्ड रिपोर्टिंग ही ऑलमोस्ट बहुत लंबे अरसे तक मैं करता रहा, तो मैंने उनकी जो है बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर, और मैंने बहुत सारी उनकी रैलियां और सभाएं जो है कवर की हुई है गुजरात में, और ये मैं तब से देख रहा हूँ सब चीज़ों को। मुझे याद है, मैं विनीत जी अगर मैं सही हूँ, मतलब मुझे सही से याद है अगर, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2007 तक की जो भी उनकी गैदरिंग्स होती थी, पब्लिक गैदरिंग जो भी उनका हुआ करता था, कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं भी जो सभा हो, तो वहां तक तो मैंने देखा था कि लोग जो है गुजरात में वो उमड़ के खुद जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, मतलब लाना पड़े उनको कैसे भी करके, वो स्थिति बहुत कम थी। 2007 के चुनाव के बाद, हाँ बिल्कुल, जहां तक मुझे ठीक से याद है, उसके बाद मतलब जो उनकी दूसरी टर्म जो शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे वो माहौल बदलता गया। उसके बाद हमने तो देखा, वो ये देखा कि फिर जिले के कलेक्टर को, जिला का जो पुलिस अधीक्षक होता है उसको, जिला का जो वहां का जो एमपी होता है, जो विधायक होता है, सबको फिर ये सूचना दी जाती थी स्पष्ट रूप से कि आपको, हर एक को एक आंकड़ा दिया जाता था कि आपके हिस्से इतनी भीड़ इकट्ठा करना है, आपके हिस्से इतनी भीड़ इकट्ठा करना है।
और वो आप नहीं करोगे तो भैया फिर ठीक नहीं होगा। तो हमने ऐसे ऐसी रैलीज और ऐसे ऐसे कार्यक्रम देखे हुए हैं जहां पे मजबूरी में लोग जो है, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है, क्योंकि वो तो घर की खेती है, जितना इस्तेमाल करना करो, पैसा देना तो दो, ना देना तो मत, तो ठीक है, उसमें भर भर के लाते थे। और हमने देखा है, हमने शूट किया, हमारे पास कुछ वीडियोस भी बहुत सारे से पड़े होंगे तब के, लोग जो है ना बीच गैदरिंग में, पब्लिक गैदरिंग में, सभा में, वो जो है चल के जा रहे हैं। उनको फूड पैकेट मिल गया जो प्रॉमिस हुआ था, उनको जो प्रॉमिस हुआ वो कैश मिल गई, ठीक है, बोला अपना काम खत्म हो गया, कौन सुनेगा ये सब। तो कोई इंटरेस्ट हो या कोई, जैसे कहते हैं ना, एक डिवोटेड, एक लॉयल फॉलोअर जो होता है, वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपने नेता की बात को सुनने बगैर जाएगा नहीं कहीं भी। ये वो भीड़ हमने मतलब तब से देख रहे हैं कि गुजरात में भी वो भीड़ कभी नहीं रही है कि मतलब कि अब कितनी भी बारिश ही क्यों ना हो, या तब तक की धूप क्यों ना हो, या कड़कड़ाती ठंड क्यों ना हो, लेकिन हम आपको सुनेंगे और हम खुद आएंगे। तो ये स्थिति तो रही नहीं है, तो गुजरात में भी नहीं रही है, मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। अब ये फिर उसके बाद ही हम वही मॉडल हमने हर जगह इम्प्लीमेंट होता हुआ देखा। अमेरिका का जो हाउडी मोदी वाला कार्यक्रम था, विनीत जी, मैं भी अपने एक मित्र हैं जो वहाँ परसों से स्थायी है, तो उस समय हमारी बात हो रही थी उनसे। हमने कहा कि यार बताओ भाई, ये क्या मांझरा है पूरा वहां पे। बोले मयूर भाई ऐसा है कि अब अच्छा, हर जगह पे उन्होंने क्या है कि वो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वाला वो खोल के रखा हुआ है, ठीक है, और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वाला जो संगठन होता है, उसके वो एक तरह से नोडल एजेंसी हो जाती है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जो मैं इस पूरे मॉडल को जब तक जितना जान पाया वो ये है। और वो लोग जो है फिर कहा जहां अगर जरूरत पड़े कि भैया अब एक चीज समझना दर्शकों को जरूरी है, हमारे दिमाग में ये होता है कि जो बाहर है वो सब डॉलरों में खेलते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बाहर है वो सब डॉलरों में नहीं खेलते हैं। उनकी महदंश मतलब ज्यादातर तो तकलीफ उनको बहुत बहुत भुगतनी पड़ती है। उनके पास पैसों को लेकर वो 8-8 घंटा 10-10 12 घंटा काम करते हैं, वीकेंड में छुट्टी नहीं लेते हैं, कैसे भी करके उनको पैसे वो डॉलर बचाना होता है। तो वहां भी डॉलर का महत्व ये है कि अगर आपने ऑफर कर दिया कि आप अगर इस कार्यक्रम में आओगे तो आपका उस समय का डिनर भी जो है वो आपको मिल जाएगा बढ़िया सा, और आपको 100 या 200 या 300 या 400 या 500 डॉलर मिल जाएंगे। तो वहां उससे लालायित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा दोस्त जो था वहां पे, उसने हमको ये बताया। तो और फिर कुछ मेरे ख्याल से कुछ इंटरव्यूज भी चले थे उस समय, यूट्यूब पे मैंने देखे भी थे कुछ लोगों के कि भाई हम तो पैसे हमको प्रॉमिस किए कि इसलिए हम आए, हमको लाया गया है, हम आए नहीं। ये से बहुत सारे इंटरव्यूज जो वो भी हमने देखे थे। तो यही है मतलब जहां जब भी ये होता है तो, और क्योंकि गुजराती और पंजाबी दो कौम ऐसी हैं जो ज्यादा बड़ी मात्रा में वो दुनिया में हर जगह फैली हुई है, तो जहां गुजराती है तो फिर इनके लिए रास्ता आसान है। ये आपने जो अभी कहा उसके बारे में मुझे 3 टिप्पणी करनी है। पहली बात तो देखिए, पूरी निष्पक्षता से अपने को मानना चाहिए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और सरकारी बसों में भीड़ भरने की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यास है, वो सब राजनीतिक नेता करते हैं। जिस भी पार्टी मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये काम हमेशा से होता है। तो इसलिए वो तो हम उस बात को तो हम इग्नोर कर सकते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे। फर्क क्या है, गलत तो है लेकिन सब कर रहे हैं, सब कर रहे। फर्क क्या है कि मोदी जी को ऐसा दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, भाजपा के द्वारा, जैसे पहली बार एक अजूबा हुआ है कि इतना लोकप्रिय नेता है कि देश और विदेश में लोग उसके दीवाने हैं। अभी जो कुछ हमने एनालिसिस किया एनआरआईज के बारे में, उससे स्पष्ट है कि वो भी उसी कैटेगरी के लोग हैं जिस कैटेगरी की भीड़ यहाँ आती है। ये काम मोदी जी से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया कि विदेश यात्रा पे गए तो अपने संसाधनों को लगा के, अपने लोगों को लगा के, और पूरी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इवेंट करना और इवेंट में अपनी छवि बनाना। अब इन सब चीजों के लिए विज्ञापन जरूरी है, देश में विज्ञापन जरूरी है। छवि बनाने के 4-4, 5-5 पेज के विज्ञापन छप रहे हैं। अब ये विज्ञापन कौन दे रहा है? विज्ञापन दे रहा है केंद्र भारत सरकार, विज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार के मंत्रालय, विज्ञापन दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, विज्ञापन दे रही है राज्य सरकारें, और विज्ञापन दे रहे हैं सरकार से फायदा उठाने वाले उद्योगपति
और विज्ञापन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो आज दुनिया की सबसे धनी पार्टी बन चुकी है। इतनी सारी एजेंसीज विज्ञापनों के रास्ते पूरे देश विदेश में मोदी जी की छवि बनाने में लगी है। अब पहला तो सवाल ये आता है कि पीएम केयर फंड का हिसाब आज तक नहीं दिया जा रहा, और हम लोग इस विषय पहले बात कर चुके हैं कि पीएम केयर फंड को जिस तरह लॉन्च किया गया था वो सबके दिमाग में था कि ये सरकारी है, क्योंकि अशोक की लाट का प्रयोग किया गया और अब आप कहते हैं कि निजी है, जबकि उसमें पीएसयू का भी पैसा लगा है। तो पीएम केयर फंड का आप हिसाब नहीं दे रहे, तो क्या पीएम केयर फंड इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट में खर्च किया जा रहा है? एक सवाल है, जांच का विषय। दूसरी बात जो अमेरिका में कहा कि साहब अभूतपूर्व स्वागत मोदी जी का हुआ, तो मैं कोई किसी दल के पक्ष में बात नहीं कर रहा, मुझे जो फैक्ट्स पता है बताना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसको हवाई जहाज के अंदर जाके रिसीव किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जॉन एफ कैनेडी और उनकी वाइफ ने, और वो प्रधानमंत्री थे नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी। जब वो वाशिंगटन पहुंचे तो रिसीव करने आए और सीढ़ी चढ़ के अंदर गए और अंदर से इसके वीडियोस हमने देखे। ऐसा स्वागत तो आज तक किसी प्रधानमंत्री का दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अभी कल ही जब प्रधानमंत्री का 2-3 दिन पहले जापान की रैली का आया था, तभी व्हाट्सएप पे आया कि जब हिरोशिमा की बमबारी के बाद नेहरू गए थे तो 30,000 जापानी अपने आप चलकर नेहरू का भाषण सुनने आए थे। मैं कोई नेहरू जी की तुलना मोदी से नहीं कर रहा, पर मैं कहता हूं कि कितना बड़ा पैसा, कितना मैनेजमेंट, कितनी इमेज बिल्डिंग के लिए खर्च करने के बाद भारत को क्या मिल रहा है, भारत के आम मतदाता को क्या मिल रहा है? आपके प्रधानमंत्री पैर छुए या आपको बॉस कहे या आपकी इतनी भीड़ आए या आपके लिए इतने विज्ञापन छपे, इससे आम मतदाता को क्या मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग इस काम में लगे प्रोपेगेंडा में, चाहे मीडिया के लोग हों और चाहे पार्टी के लोग हों, अब ये देखिए कि कर्नाटक की हार की बौखलाहट का एक एग्जाम्पल देखिए। इतनी बार मोदी जी विदेश गए, क्या कभी आपने सुना कि पार्टी अध्यक्ष उनको रिसीव करने पहुंचे? अब क्या हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से लौटे, सुबह 6 बजे जेपी नड्डा समेत पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो मतलब ले दे के भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा जिसको वो लोगों को कन्विंस कर सके। और जिस तरह से मोदी जी की पूजा की जा रही है, जिस तरह से मोदी जी को बताया, अब एक और प्रचार चल रहा है कि साहब मोदी जी के आने से जैसी देशभक्ति हुई है वैसी देशभक्ति देश में कभी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और आप थोड़े मुझसे उम्र में ज्यादा छोटे हैं, लेकिन हम सन 71 की याद दिलाएं। बांग्लादेश की विजय के बाद इंदिरा गांधी का तो ग्राफ पूरे वर्ल्ड में उठा ही, लेकिन देशभक्ति की लहर ऐसी उठी थी, मुझे नहीं याद कि कोई गांव गली मोहल्ला कस्बा रहा हो जहां देशभक्ति के नारे लगाते हुए जुलूस ना निकले। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करा लिया, सिक्किम को बुला लिया। मोदी जी की ऐसी कौन सी उपलब्धि है? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा कर लिया? क्या चीन ने जो कब्जा करा उससे अपनी जगह खाली करा ली? क्या पड़ोसी देशों में जो हमारे, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव हो, चाहे लंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, इनमें जो चीन का प्रभाव बढ़ा है बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, क्या उसको काउंटर कर पाए मोदी जी अपनी विदेश नीति से? नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी छवि बनी? अब आप आज नए चीज पे आ जाइए, G20 की जो मीटिंग हो रही है। अब ये G20 का जो इतना हल्ला है कि गांव गली मोहल्ले में होर्डिंग लगे हैं और पूरे देश में प्रचार हो रहा है। पहली बात तो ये कि G20 के आयोजन पहले भी बहुत बार होते रहे, कोई नई बात नहीं है। और इस पूरे G20 के आयोजन से सिवाय मोदी जी की छवि बनाने के देश को क्या लाभ हो रहा है? इससे हमारे को क्या आर्थिक लाभ हुआ है? क्या हमारे मतदाताओं को लाभ हुआ है? क्या हमारी विदेश नीति में इजाफा हुआ है? क्या हमारा प्रभाव बढ़ा? सिवाय इसके कि चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे वो भारतीय संसद के नए भवन का उद्घाटन हो, और चाहे वो हाउडी मोदी हो, चाहे हर जगह एक इवेंट होना, उसमें अरबों रुपया खर्च होना और उसे मोदी जी की छवि बनाना, और उसके बाद ये कहना कि मोदी जी जैसी लोकप्रियता पूरे दुनिया में कहीं नहीं। ये तो आपके श्रोताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ मयूर जी, इसको मोदी जी अन्यथा ना ले, कोई भी नेता अन्यथा ना ले, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप ये बताइए, शायद मैंने पहले एक बार कहा भी हो तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक क्या होते हैं? स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक होते हैं नींबू की शिकंजी, छाछ, दूध
गन्ने का रस, बेर का रस, फालसे का रस या अन्य फलों के, मौसमी संतरे का रस। कोको कोला, पेप्सी कोला तो नहीं होते ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनका फॉर्मूला ही नहीं पता क्या है। मैंने सुना है कि उसमें पेट्रोलियम जेली होती है, सैक्रीन होती है, कार्बन डाइमोनोक्साइड होती है, प्रिजर्वेटिव होता है, फ्लेवर होता है। एक भी चीज कोको कोला या पेप्सी कोला में स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती। बल्कि जो स्वदेशी जागरण मंच वाले लोग हैं वो तो साफ कहते हैं कि ये तो एक तरह का टॉयलेट क्लीनर है, इससे आप टॉयलेट के दाग साफ कर सकते हैं, तो ये तो डैमेज करता पेट। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्या क्या पिया जा रहा है घर घर में? पेप्सी और कोको कोला। क्यों पिया जा रहा है? जहर होते हुए पिया जा रहा है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग बड़ी जोरदार है। ब्रांडिंग जितने जबरदस्त है भाई। ये सलमान खान, आमिर खान, ये जितने भी बड़े बड़े या क्रिकेटर पकड़ लीजिए आप, ये सब इनकी जो है विज्ञापन करते हैं, उसमें वो बड़ा पैसा चार्ज करते हैं। और ये लोग जो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो पीने अब लायक चीजें हैं। ये अब मैं क्या कहता हूँ, लोग फिर भी इसलिए पीते हैं क्योंकि उसका ब्रांडिंग ऐसे किया जाता है। ब्रांडिंग। सही बात है। तो ठीक, मैं इसको मोदी जी अन्यथा ले लें, बड़ी क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूँ, मोदी जी की ब्रांडिंग जो है पेप्सी कोला और कोका कोला की तरह हो रही है। कि आप घर घर आना चाहते हैं कि वो बेहद लोकप्रिय नेता है, लेकिन लोकप्रियता के जो मापदंड है, जो आपने वायदे किए पहले चुनाव के पहले, कितने पूरे किए? क्या जिन एनआरआई को आप कह रहे हैं कि आपकी यशगान कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उनमें से कितने एनआरआई लौट के भारत आ गए रहने के लिए? जब मोदी जी ने तो भारत को स्वर्ग बना दिया, अब हम अमेरिका में नहीं रहेंगे, अब हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेंगे, अब तो भारत में जाके अपने गांव घर में रहेंगे। कितने आए? सर्वे करा लीजिए। तो सवाल ये है कि देश छोड़ के जाने वालों के आंकड़े बहुत, एक हमने कार्यक्रम किया भी था, वो बताया था कि देश छोड़ के जाने वालों के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि सबसे धनी लोग हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे हजारों लोग जा चुके हैं नागरिकता छोड़ छोड़ के भारत की। तो ये जो पेप्सी कोला के तरह की ब्रांडिंग की जा रही है मोदी जी की, इसका आम मतदाता को, देश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और इसके लोगों को बुनियादी चीजों पर सवाल खड़े करने चाहिए और मोदी जी को बुनियादी बातों के जवाब देने चाहिए कि उनका ठोस योगदान क्या है। इतना भारी इवेंट, मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैं कॉलम लिखता हूं अखबार में जो 20-22 राज्यों में अलग अलग भाषाओं में चलता है। तो मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे कॉलम को प्रधानमंत्री पढ़ते होंगे, लेकिन इतना तो आप जानते ही हैं, पत्रकार हैं, कि जो प्रधानमंत्री संबंधित विषय उठाए जाते हैं अखबारों में, उनको जांचने परखने की सेल रहती है पीएम ऑफिस में, और देखते हैं। मैंने जब देखा कि प्रधानमंत्री, और ये पहले से ही होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नहीं पहले, कि प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, हर आदमी बुके दे रहा है ना, और उस बुके की उपयोगिता 1 सेकंड की होती है, उसके बाद वो कूड़े के ढेर फेंक जाता है। तो मैंने लेख लिखा कि मोदी जी फूलों की ये बर्बादी रोकिए और इस बर्बादी की जगह लोगों से कहिए कि एक फूल दें। और ये मेरे अपने अनुभव से बताया। मैं जब देश भर में दौरे करता था, लेक्चर करता था, तो इसी तरह से हर आदमी शॉल उड़ा रहा, हर आदमी माला पहना रहा। तो मैंने कई जनसभाओं में कहा कि आप अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप सब गेंदे की और गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी थोड़ी हाथ में ले लीजिए और मैं जैसे ही मंच पे चढ़ूं मेरे ऊपर फेंक के मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा स्वागत हो गया, 1 मिनट में काम खत्म, विषय पर वार्ता शुरू हो जाएगी। पता नहीं मेरे उस लेख का असर तक क्या था। आज आप नोट करेंगे मोदी जी जहां जाते हैं उनको बुके नहीं, फूल दिया जाता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मोदी जी ने बात मानी, मेरी मानी या किसी और ने कही, या इनडायरेक्ट पहुंच। लेकिन वहां तो बुके की जगह फूल आ गया, पर स्वागत और सजावट पे जितना फूल खर्च होता है, करोड़ों रुपए का फूल, उसके बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं है। इतना बर्बादी हुआ। सही है। और मैं एक दो चीजें और बता दूं, तो इसके बाद हम समापन करेंगे। कि देखिए, एक तो 2000 में जहां तक मुझे याद है, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रभाष दत्ता जो इंडिया टुडे के थे, उन्होंने ये रिपोर्ट को उस समय जो है वो लिखा था इंडिया टुडे में, ठीक है। और ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, मतलब कि 2020 की रिपोर्ट है, ये सितंबर 2020 की रिपोर्ट है, तब तक के कुछ आंकड़े हैं। इनकी यात्रा को लेकर जो खर्च है उसमें भी बहुत सारी विसंगतताएं हैं, जो ये सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं। एक आंकड़ा ये कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड 58 कंट्रीज, ये 2015 का आंकड़ा है। 58 countries incurring an expense of rupees 517.80 crores since 2015, मतलब 2015 से लेके तब तक का। फिर एक और आंकड़ा आता है इन मार्च, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारा
जो विदेश विभाग है हमारा, वो ये कहता है कि भाई उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन ट्रिप है उनके पीछे 446 करोड़ रुपए का 5 साल में खर्च किया है। और एक आंकड़ा जो दिसंबर 2018 में यही विदेश विभाग हमारा देता है, वो ये देता है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के पीछे 2021 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो यहाँ भी विसंगतताएं बहुत है। एक आखिरी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता था, अभी भी मेरे पास एक अपडेट आया है और उस अपडेट को मैं ये बता दूं। अब ये ऑस्ट्रेलिया में गए, हमने देखा अल्बेनीज साहब और ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो कितनी ऊष्मापूर्ण वातावरण में मिले और कहा कि मोदी साहब तो बॉस है, ये सब है, ठीक है। जैसे ही इनकी वापसी हुई है, अब ये घोषणा वहां से कर दी गई है, वहां शिक्षा संबंधित समाचार है ये सर, कि भारत के 5 राज्यों के स्टूडेंट्स जो हैं उन पर ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध घोषित हो गया। क्यों? बताता हूं मैं आपको। उनको स्टूडेंट वीजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब बता रहे हैं क्यों। वो कह रहे हैं कि ये जो है पढ़ने के लिए, जो ये 4 राज्य हैं वहां से जो विद्यार्थी आते हैं तो वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ जो है यहाँ आके गायब हो जाने के लिए आते हैं और पैसे कमाने के लिए आते हैं, और जिससे हमारी यूनिवर्सिटी की जो प्रतिष्ठा है उस पर जो है वो दाग लगता है। और उनमें एक राज्य है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी एक अपडेट था, मैंने कहा ये बता दूं। ये बॉस तो कहना अलग होती है, फिर नीति से जो क्यों अलग होती है, मंच की बात अलग और यथार्थ कुछ उससे बिल्कुल विपरीत है। देखिए, जो मोदी जी के भक्त हैं वो इस बात पर आलोचना करेंगे, ट्रोल चालू हो जाएगी, ट्रोल आर्मी, और वो बोलेंगे कि क्यों विदेश जाने से देश का मान हो रहा है और छवि बनती है, आप क्यों ईर्ष्या करते। पहले नहीं लोग तो विदेश गए, पहले प्रधानमंत्री गए हैं, और पहले प्रधानमंत्री ने भी जब कोई फिजूल खर्ची करी है तो हमने उसकी आलोचना की है, क्योंकि पत्रकार के नाते स्केल पर मोदी जी कर रहे हैं, जितने अरबों हजारों करोड़ रुपया इनके इमेज बिल्डिंग पे और इनकी यात्राओं पे खर्च हो रहा है, ऐसा तो पहले न भूतों न भविष्य में कभी देखा ही नहीं गया। और उसके बाद भी क्या छवि बन रही है, आप कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट देख लीजिए, आप बंगाल का देख लीजिए। तो अब समय आ गया है कि मोदी जी ठोस बातों को करें, उपलब्धियों को बताएं, जन समस्याओं को समझने की कोशिश करें। लेकिन भाजपा के पास ऐसा कुछ है ही नहीं बताने को। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मोदी के सहारे अपनी नैया खेलने वाली भाजपा कल को मोदी जी के चित्र पर फूलमाला चढ़ा के और भोग लड्डू पेड़े लगाने लगे कि हमारे भगवान है, देश को बचाएंगे। इनको एक देवत्व का जो है वो प्रतिष्ठापना ना कर दी जाए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी दयनीय स्थिति हो रही है देश की। एक और मुद्दा था, पर मुझे समय काफी हो चुका है, उस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। अब ये जो सेंगोल को एक राजधन के रूप में स्थापित करने की बात है, उस पर एक बात करेंगे हम लोग। अभी इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने जा रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोस्तों विनीत नारायण साहब थे हमारे, हम सबके वरिष्ठ हैं, वरीय हैं। तो कुल मिला के बस मामला ये है कि ये जो है ना, ये इसको जरा सोचिए, बिल्कुल दिमाग की खिड़की हम जैसे हम कहते हैं खोल के सोचिए कि वहां अगर वाहवाही अगर मान लीजिए कि सचमुच में भी हो रही है, ये सब हमने जो बताया आपको वो तो अलग बात है। अगर हम ये कहें कि वहां सचमुच में हो भी रही है वाहवाही, तो इससे हमको यहाँ हमारे देश में बतौर नागरिक क्या फर्क है पड़ रहा है, ये बताइए। अगर नहीं पड़ रहा है तो सोचिए, ये जो तामझाम, ये जो पैसों का खर्च से लेके हर चीज जो हो रही है, उससे अंतिम जो उसको अगर उसका अंतिम देखा जाए, अगर उसका सार देखा जाए, लाभ का कुछ हो रहा है क्या लाभ हमको, तो ये पूरी बात जो हमने कही उसको बड़ा बड़ा ध्यान से अगर जरूरत पड़े तो एक बार दूसरी बार भी जो है इसको वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कठोर, थोड़ी कड़वी लेकिन सच बात जो है उस पर हमने आज चर्चा की। तो ये जो बात सुनी आपने, उस पर आपको क्या लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। और अगर बात हमारी अच्छी लगी हो भैया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।